गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें टोटल 4 टॉपिक दे रखे हैं। फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना। सेकंड टॉपिक हमें दे रखा है डेटर्स मैनेजमेंट, जिसको आप रिसीवेबल मैनेजमेंट भी कह सकते हो। थर्ड टॉपिक हमें दे रखा है फैक्टरिंग और सबसे लास्ट टॉपिक हमें दे रखा है कैश मैनेजमेंट। एक बिजनेस में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट करते हो फिक्स्ड एसेट्स में और आप इन्वेस्ट करते हो वर्किंग कैपिटल में। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और दूसरा मेथड है जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड से, विच इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। आप हेडिंग लगा दीजिए एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए 2 मेथड है। एक मेथड का नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और दूसरा मेथड है जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, विच इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स को मार्केट में डेटर्स को सेल किया जाता है और फिर डेटर्स से कलेक्शन किया जाता है, फिर से रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल किया जाता है और डेटर से कलेक्शन किया जाता है। ये बिजनेस की एक प्रोसेस है, ये बिजनेस की एक प्रोसेस है जहां पर स्टार्ट होता है कैश से और वापस एंड भी होता है कैश में। मतलब हम कैश से परचेज करते हैं रॉ मटेरियल को, कैश को कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल में। आप कैश से परचेज करोगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है वर्क अंडर प्रोसेस। जो प्रोडक्शन है वो अंडर प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो वो बन जाते हैं डेटर्स और डेटर्स से वापस हमारे पास आ जाती है कैश। मतलब कैश से स्टार्ट और वापस कैश में ही जाके एंड। कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर और डेटर से कैश। ये जो साइकिल है जिसमें कैश अल्टीमेटली वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है, हम इस साइकिल को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। हम इस साइकिल को एक और फॉर्मेट में बना सकते हैं। एक और फॉर्मेट में कैसे? देखिए, बिजनेस में एक जगह होती है जिस जगह को हम कहते हैं स्टोर। एक जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोर कहते हैं। एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री। और एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस, वेयर हाउस। हमारे पास में होता है
कैश। हम उस कैश को कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल में, मतलब हम कैश से क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल को लाकर हम कहाँ रख देते हैं, स्टोर में रख देते हैं। स्टोर वो जगह होती है जहां पर हम रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद लाकर स्टॉक में रख देते हैं, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल स्टोर से जाता है फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल स्टोर से कहाँ जाता है, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में हम उसको लेकर जाते हैं। फैक्ट्री में मशीनें होती है, फैक्ट्री में वर्कर होते हैं। वो क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं WIP, मतलब जब तक रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता हम उसको क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है हम उसको फैक्ट्री से ले जाते हैं कहाँ पर, वेयर हाउस में। वेयर हाउस में ले जाकर रख देते हैं। तो वेयर हाउस में जो स्टॉक होता है हम उसको कहते हैं फिनिश गुड्स। वेयर हाउस में ले जाकर हमने रख दिया, फिर वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम उसको बेच देते हैं। तो वो कहाँ चला जाता है, डेटर के पास चला जाता है। यहाँ पर हम डेटर, वो जो हमारा फिनिश गुड्स था वो सेल होने के बाद कहाँ चला गया, डेटर के पास चला गया। फिर डेटर एक टाइम के बाद में हमें क्या करता है, पेमेंट कर देता है। हमने उसको जितना क्रेडिट पीरियड दिया है उतना क्रेडिट पीरियड के बाद डेटर आपको पेमेंट कर देता है। और वहां से वापस आपके पास क्या आ जाती है, कैश। मतलब कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से डेटर, और डेटर से वापस कैश। ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है और इस साइकिल को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम कैश साइकिल भी कह सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कैश अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होके वापस से फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैश वापस से कन्वर्ट होकर वापस कैश बन जाती है और इस साइकिल को हम कहते हैं कैश साइकिल, या फिर हम इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। इस साइकिल को पूरा होने में जो टाइम लगता है, मतलब कैश से स्टार्ट और वापस कैश में जाके एंड, इस एक साइकिल को पूरा होने में, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम पीरियड लगता है हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड का मतलब हो गया कैश, पहले रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर, और वापस जाके कैश। इस पूरी साइकिल को, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम पीरियड लगा इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो हमने सबसे पहले कैश से क्या परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। मतलब यहां पर जितना टाइम पीरियड लगता है, हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया और उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेके जाएंगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो परचेज किया और हम उसको फैक्ट्री में लेकर गए, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है हम उसको कहते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। हम उसको फैक्ट्री में लेके गए, फैक्ट्री में लेकर गए और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। फैक्ट्री में लेकर गए रॉ मटेरियल को और वो फिनिश गुड्स बना, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है हम उसको कहते हैं WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड का मतलब हो गया हम उसको फैक्ट्री में लेकर गए रॉ मटेरियल को और वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है इज कॉल्ड WIP होल्डिंग पीरियड। फिर फैक्ट्री से हम उसको कहाँ लेकर गए, वेयर हाउस में लेकर गए, राइट। वेयर हाउस में ले जा हम उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। वेयर हाउस में ले जाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं। तो वेयर हाउस में लेकर गए और वहां से वो सेल हुआ, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है हम उसको कहते हैं फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। हम उसको वेयर हाउस में लेकर गए और वेयर हाउस से हमने आगे बेच दिया, उसको सेल कर दिया, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है हम इसको कहते हैं फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। हमने उसको बेच दिया, डेटर को सेल कर दिया। अब डेटर को सेल किया और डेटर से पैसे मिले, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है हम उसको कहते हैं
डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रॉ मटेरियल ये जो रेशियो का चैप्टर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा है कि डेटर कलेक्शन पीरियड क्या होता है। तो डेटर कलेक्शन पीरियड का मतलब है हमने उनको सेल किया और उन्होंने हमें पेमेंट किया, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है हम उसको क्या कहते हैं, डेटर कलेक्शन पीरियड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कैश कन्वर्ट होके रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में कुछ टाइम लगा, फिर वो WIP में टाइम लगा, फिर उसका फिनिश गुड्स में टाइम लगा और फिर डेटर ने पेमेंट करने में टाइम लिया। अगर मैं इन चारों टाइम पीरियड को ऐड कर दूं, मतलब रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड, WIP का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड और डेटर कलेक्शन पीरियड, अगर मैं इन चारों टाइम पीरियड को ऐड कर दूं तो मुझे एक ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड पता चल जाएगा। मतलब ये पता चल जाएगा कि कैश कितने टाइम पीरियड में कन्वर्ट होकर वापस कैश में कन्वर्ट हो जाती है ना। कैश को वापस से कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम पीरियड लगता है। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है हमने इसको छोटा नाम दिया, इसको कहते हैं आर भी कहते हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड मतलब आर, WIP होल्डिंग पीरियड मतलब W, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड मतलब F, डेटर कलेक्शन पीरियड मतलब D, मतलब RWFD। अगर इन चारों को ऐड कर दिया जाए तो हम इसको कहते हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड। अच्छा, इन चारों टाइम पीरियड में से हमें एक टाइम पीरियड माइनस करना होता है और वो होता है क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो सकता है आपने रॉ मटेरियल को उधार पे खरीदा होगा, क्रेडिट पे खरीदा होगा। मतलब आपने जैसे आज रॉ मटेरियल खरीदा और आपने पेमेंट किया 10 दिन बाद, तो इसका मतलब है आपके पास से कैश कब गई, खरीदते ही कैश नहीं गई। आपने जैसे ही रॉ मटेरियल खरीदा आपके पास से पैसे नहीं गए, खरीदने के 10 दिन बाद आपने पेमेंट किया। तो इसका मतलब है आपकी कैश परचेज करने के 10 दिन बाद आपके पास से गई। तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा, जब से आपने पेमेंट किया। परचेज करते ही आपने पेमेंट नहीं किया, आपने परचेज करने के 10 दिन बाद पेमेंट किया। तो इसका मतलब है आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो 10 दिन बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपके पास से कैश तभी गई, राइट। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। C का मतलब हो गया क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, R का मतलब रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, W का मतलब WIP होल्डिंग पीरियड, F का मतलब फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, D का मतलब डेटर कलेक्शन पीरियड और C का मतलब क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। इससे हमें क्या मिलेगा, एक साइकिल का टाइम पीरियड, राइट। अब इससे वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग कैपिटल, मान लेते हैं आपका एक साल का एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर, मटेरियल का एक्सपेंडिचर, लेबर का एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सक्लूडिंग नॉन कैश एक्सपेंडिचर। आप नॉन कैश एक्सपेंडिचर को हटा दो, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको पैसे चाहिए केवल कैश एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने के लिए। तो आप एक काम करो, एक साल के टोटल एक्सपेंडिचर पता करो कि आपके एक साल के टोटल एक्सपेंडिचर कितने होंगे। केवल वो एक्सपेंडिचर जो कैश में होते हैं। जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जिसमें जनरली एक्सपेंडिचर आता है वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को छोड़कर आपके जितने भी एक साल के एक्सपेंडिचर है आप उसको पता कर लो। मान लेते हैं आपके टोटल एक्सपेंडिचर एक साल के सपोज होते हैं 50 लाख रुपीस। कितना होता है, 50 लाख रुपए होता है, ठीक है। 50 लाख रुपए आपका एक, या फिर इसको अमाउंट ले लेते हैं 72 लाख। आपके एक साल के एक्सपेंडिचर होते हैं 72 लाख, ठीक है। एक साल में मान लेते हैं 360 डेज, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। तो 72 लाख का आपका एक्सपेंडिचर है, कैश एक्सपेंडिचर है जिसमें डेप्रीसिएशन नहीं है। एक साल का आपका 72 लाख का एक्सपेंडिचर है और एक साल में 360 डेज है। तो आपका एक दिन का खर्चा कितना है, 72 लाख डिवाइडेड बाय 360, आपका एक दिन का एक्सपेंडिचर है 20,000 रुपीज। मतलब आपको हर रोज ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए के एक्सपेंडिचर का पेमेंट करना होता है।
मान लेते हैं आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है जो आपने कैलकुलेट की वो आती है सपोज 60 डेज, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आता है 60 दिन। तो आप इसको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से मल्टीप्लाई कर लो, इट इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैसे? 72 लाख डिवाइडेड बाय 360, आपको एक दिन का एक्सपेंडिचर मिल गया 20,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय आपकी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है 60 डेज, 20,000 को 60 से मल्टीप्लाई करो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 12 लाख, मतलब 12 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल से आप बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। आपको बिजनेस करने के लिए 12 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आप कहोगे कैसे 12 लाख की वर्किंग कैपिटल से मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूं? समझना, देखिए मान लेते हैं ये आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, ये बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है तो साइकिल स्टार्ट हो गई, ये साइकिल आपकी एंड होगी 60 डेज पे जाके, क्योंकि एक साइकिल का टाइम पीरियड 60 डेज है। फिर जहां पर फर्स्ट साइकिल एंड होगी दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो 120 डेज पे जाके एंड होगी, 61 डेज से स्टार्ट होगी 120 डेज पे जाके एंड हो जाएगी, क्योंकि एक साइकिल का टाइम पीरियड 60 डेज है। फिर आपकी साइकिल 121 पे स्टार्ट होगी जो 180 पे जाके कंप्लीट हो जाएगी, फिर 181 से स्टार्ट होगी जो 240 पे जाके एंड हो जाएगी, फिर 240 से स्टार्ट होगी जो 300 पे जाके एंड होगी, और जो 300 से स्टार्ट होगी वो 360 पे जाके एंड होगी। ये पूरा एक साल हो गया। अब मैंने आपको कहा कि आपको 12 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। आपने वर्किंग कैपिटल के 12 लाख रुपए अरेंज कर लिए, आपने 12 लाख रुपए अरेंज कर लिए, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आपने वर्किंग कैपिटल के लिए 12 लाख रुपए अरेंज कर लिए, राइट। अब आपने क्या किया, फर्स्ट डे से एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट किया, साइकिल स्टार्ट हो गई। हर रोज आपके कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 20,000 रुपीज खर्च हो रहे हैं ऑन एन एवरेज। हर दिन आप 20,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, तो 20,000 20,000 20,000 20,000 एवरी डे यू आर पेइंग। तो 60 डेज में आपका टोटल कितना पेमेंट होगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 60। आप 60 दिन में पूरे 12 लाख रुपए जो आपने अरेंज किए थे वो पूरे के पूरे खर्च कर दोगे। मगर जैसे ही 60 दिन खत्म होगा वो जो भी आपने खर्चा किया था प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, वो आपको मिल जाएंगे। मगर जो खर्चा किया था वो तो मिल ही जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा वो तो चलो है ही। जो आपने 12 लाख रुपए खर्च किए थे वो पूरे के पूरे 12 लाख जैसे ही 60 डेज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड खत्म हुई, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड खत्म होने का मतलब है कि जैसे ही वो आपका 60 दिन की साइकिल खत्म हुई कैश वापस से कन्वर्ट हो गई किसमें? मतलब आपने जितना भी खर्चा किया था वो आपको 60 दिन के बाद वापस मिल गया, यहाँ पे जाके आपको 12 लाख वापस मिल गए। फिर सेकंड साइकिल स्टार्ट हो गई, फिर आपने अगले 60 डेज में वो 12 लाख रुपए वापस पूरे के पूरे खर्च कर दिए, और 120 दिन पे जाके आपको वापस से वो 12 लाख मिल गए। ज्यादा मिले, ज्यादा तो प्रॉफिट है, वो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, उसका क्या यूज करोगे, वो एक अलग मैटर हो गया, मगर जो खर्च किया था वो तो मिल ही गया ना वापस 12 लाख। फिर अगले 60 डेज में आप फिर से 12 लाख खर्च करोगे, और 180 डेज पे जाके वापस आपको 12 लाख मिल जाएंगे। फिर आप वापस 181 से वो 12 लाख रुपए नेक्स्ट 60 डेज में खर्च करोगे जो आपको यहाँ जाके वापस मिल जाएंगे। फिर आप वापस से 12 लाख रुपए खर्च करोगे, आपको यहाँ जाके वो 12 लाख वापस मिल जाएंगे। फिर वापस आप 12 लाख खर्च करोगे और यहाँ जाके वो 12 लाख, मतलब वो जो 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट करते जा रहे हो वापस वापस नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, वापस भी तो आ रहा है। वो जो 12 लाख आपने इन्वेस्ट किए 60 दिन में, मतलब जो खर्च किए 60 दिन में, वो आपको वापस जाके मिल रहे हैं। फिर उसी वापस 12 लाख को वापस आपको नेक्स्ट 60 डेज में खर्च करके वापस रिकवर करने, फिर करते जाएंगे। मतलब आपने 12 12 12 12 12 12 आपने पूरे साल भर का कितना खर्चा कर दिया? 72 लाख का खर्चा कर दिया। मगर 72 लाख के खर्चे करने के लिए आपको 72 लाख नहीं चाहिए, आपको 12 लाख ही चाहिए, क्योंकि 12 लाख वापस सर्कुलेट होके वापस आपके पास आ भी तो रहे, आ रहे, फिर वो 12 लाख खर्च हो रहे, फिर वो 12 लाख खर्च हो रहे, ऐसे चलते जा रहा है। तो आपको 72 लाख रुपीज एक साल में खर्च करने के लिए, एक साल में 72 लाख का पेमेंट करने के लिए 72 लाख नहीं चाहिए, आपको 12 लाख ही चाहिए, क्योंकि वो वापस आपके पास इनफ्लो भी तो होता जा रहा है।
तो 72 लाख रुपीस का अगर आपका एक्सपेंडिचर है और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 60 डेज है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 12 लाख रुपए। आपको बिजनेस करने के लिए 12 लाख रुपए चाहिए फिक्स्ड एसेट्स के अलावा। हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? वर्किंग कैपिटल की कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्ट करना है वो तो करना ही है। वर्किंग कैपिटल के लिए यू रिक्वायर 12 लाख रुपीस, और ये पहला मेथड है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का, और इसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में आपको क्या क्या, ये आपका वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम, आपके एक साल के एक्सपेंडिचर कितने, उसमें आप डिवाइड करो 360 या 365, जो भी। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज तो ठीक है, ओके। अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो 365 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मतलब आप क्या कीजिए, टोटल कैश एक्सपेंसेस जैसे हमने कैलकुलेट किए 72 लाख, 360 का डिवाइड किया तो आपके पास एक दिन का एक्सपेंडिचर आ गया, और आपने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई 12 लाख। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए अब आपको क्या क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। एक तो आपको एक साल के एक्सपेंसेस चाहिए, और ये एक्सपेंसेस कौन से होंगे? केवल कैश एक्सपेंसेस। अगर डेप्रिसिएशन है उसमें इंक्लूडेड तो हटा दो, क्योंकि आपको केवल कैश एक्सपेंसेस ही चाहिए। और ये आपको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड चाहिए। दो रिक्वायरमेंट है, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक आपको टोटल कैश एक्सपेंसेस पता करना पड़ेगा। अब टोटल कैश एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में एक साल के कैश एक्सपेंसेस दे रखे, तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको नहीं दिए हुए, तो यहाँ पर आपको एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है। वो कॉस्ट स्टेटमेंट बना के आप एक साल के एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो। वो जो कॉस्ट स्टेटमेंट आप बनाओगे उसका फॉर्मेट क्या है, उस फॉर्मेट को हम नोट कर लेते हैं। मतलब आपको सबसे पहले टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम को कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मेट जो है कॉस्ट स्टेटमेंट का वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट सबसे पहले हम कॉस्ट स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखते हैं रॉ मटेरियल। जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करना है आपको परचेज को, और उसमें से लेस करना है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ लिखना है, उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज को, जो आपकी लेबर की कॉस्ट है हम उसको ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस है, जिसको आप फैक्ट्री ओवरहेड कह सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कह सकते हो, इसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे। ये जो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों लिखने के बाद आपको इसको ऐड करना है। फिर इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग स्टॉक को आप ऐड करोगे इसमें, और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस करोगे। ये जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
या फिर आप इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करते हैं। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करना है, जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और उसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड को। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं, सेलिंग ओवरहेड को ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट। बस आपको एक ध्यान रखना है कि ये सारे एक्सपेंसेस अगर इसमें कहीं भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो उसको कॉस्ट स्टेटमेंट में से हटा के ही फिर कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनाना है। डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करना है। ये आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। फिर आप एक लाइन छोड़कर लिखोगे सेल्स, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये हमारा हो गया टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम। ये इस तरीके से आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको टोटल कॉस्ट दे ही रखी है तो फिर तो ये बनाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है आप कॉस्ट स्टेटमेंट बना दो। ये आपका हो गया टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम। अब इसके बाद में आपको सेकंड स्टेप है, आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब क्या होता है? आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आर, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। आर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 365। अगर 360 दे रखा है तो 360। एवरेज स्टॉक रॉ मेटेरियल का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, उसमें डिवाइड करना है रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड का। रॉ मेटेरियल कंज्यूम ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो आपको रॉ मेटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा इनटू 365। अगर डेज दे रखे हैं 360 एक साल में तो 360। इससे आपको क्या मिलेगा? रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड। आर का मतलब रॉ मेटेरियल स्टोरेज पीरियड। डब्ल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी आप कहोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी हमने ऊपर जो स्टेटमेंट बनाया है कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? ये जो ओपनिंग स्टॉक WIP और क्लोजिंग स्टॉक WIP का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कॉस्ट आती है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करने से पहले ये कॉस्ट स्टेटमेंट टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए तो बनाना ही है, बट आपको ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी जब आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करोगे। तो आपको ये कॉस्ट स्टेटमेंट पहले इसलिए बनाना है, फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर एफ का फॉर्मूला होता है, मतलब एफ का मतलब हो गया फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड। इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से आएगा? ये जो ऊपर आपने कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, तो आपको वो कॉस्ट स्टेटमेंट तो पहले बनाना ही पड़ेगा। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, इसके बाद में डी, डी का मतलब डेटर्स कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा, ये जो क्रेडिट सेल्स है, अगर सेल्स का बाइफर्केशन दे रखा हो तो क्रेडिट सेल्स लेनी है यहाँ पे, बट अगर सेल्स का बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी जो सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है, और इसमें से हमें माइनस करना है ये सारे, आपको ये मिल जाएंगे आर, ये मिल जाएगा आपको डब्ल्यू, ये आपको मिल जाएगा एफ, ये आपको मिल जाएगा डी, और फिर इन सब की टोटल करोगे और उसमें से माइनस करोगे सी, मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। उसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर मल्टीप्लाई बाय 365। ये आप लेस करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, समझ गए? तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए आर डब्ल्यू एफ डी माइनस सी, इस तरह से आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करोगे। तो पहला स्टेप हो गया टोटल कैश कॉस्ट पता करने के लिए आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, और दूसरा स्टेप हो गया आपको आर डब्ल्यू एफ डी और सी, इन सब को कैलकुलेट करके आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है। अब तीसरा स्टेप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना, ये हो गया आपका स्टेप 1, ये आपका हो गया स्टेप 2, और ये आपका हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम डिवाइडेड बाय 365 या 360 जो भी है, मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके, अच्छा बहुत बार ऐसा आ सकता है कि आप प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी बनाओ। देखो हमने वर्किंग कैपिटल, अभी जैसे लास्ट एग्जांपल हमने लिया था उसमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की हमने 12 लाख, ठीक है ना, ये 12 लाख हमने कैलकुलेट किया वर्किंग कैपिटल, मगर ये सारे जो टाइम पीरियड है ना, ये जो हमने टाइम पीरियड लिए आर डब्ल्यू एफ डी सी और ये जो 60 डेज है, ये तो एक एवरेज है, मतलब जरूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कभी कभार हो सकता है कि 2, 5, 10 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो आपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किए 12 लाख, बहुत बार क्वेश्चन अगर कहे कि आप प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी ऐड करो 10%, मान लो अगर कहे तो आपने वर्किंग कैपिटल कितनी कैलकुलेट की 12 लाख, फिर कहते हैं कि 10% का प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी, तो 12 लाख का 10% कितना होता है 1,20,000, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 12 लाख प्लस 1,20,000 इक्वल्स टू 13,20,000। मतलब हम बहुत बार कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करके रखते हैं। 12 लाख तो हमने कैलकुलेट की है, बट 1-2 लाख रुपए थोड़े ज़्यादा, जिससे कि कहीं कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो हम उसको बिजनेस में आराम से उसको मैनेज कर सके, राइट। तो अगर आपको ये जो प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी है ये आपको तभी ऐड करना है जब क्वेश्चन कहे कि आप प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी को ऐड करो, उसके परसेंटेज आपको दे रखे होंगे 5, 10%, 12%, 20%, 2%, 8%, जो भी है। तो जो आपने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की उसी का परसेंटेज निकालो और उसमें ऐड करके आप फाइनल आंसर निकालो, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तभी ऐड करना है जब आपको क्वेश्चन कहे, अपने मन से कोई परसेंटेज आपको ऐड नहीं करना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना परसेंटेज ऐड होना ही होना है, कहे तो ऐड कर दो, नहीं तो जरूरत नहीं। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि मई 2013 के अटेम्प्ट में आ चुका है। The following information is provided by the DPS Limited. The following information is provided by the DPS Limited for the year ending 31st March 2013.
देखो कितना इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड ऑलरेडी दे रखा है, मतलब आर दे रखा है। WIP कन्वर्जन पीरियड W दे रखा है। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड F दे रखा है। डेटर कलेक्शन पीरियड D आपको दे रखा है। और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड C आपको दे रखा है। मतलब कोई ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे RWFDC सब कुछ दिया हुआ है। फिर आपको एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक साल के टोटल एक्सपेंडिचर भी दिए हुए। कितने हैं? 21 लाख, जिसमें 2,10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको क्या चाहिए? कैश एक्सपेंसेस चाहिए। तो 21 लाख में से 2,10,000 माइनस करेंगे तो आपको टोटल कैश एक्सपेंसेस मिल जाएंगे एक साल के। 21 लाख माइनस 210 इक्वल्स टू 18,90,000। You are required to calculate, assume 360 days in a year। एक साल के 360 दिन आपको एज्यूम करना है, लिखा हुआ है तो ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करो। चलिए ये तो पहला पॉइंट का आप फटाफट सॉल्व कर ही देते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू, ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारी तो जिंदगी बन जाए। करेक्ट। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू R प्लस W प्लस F प्लस P माइनस C। R हमें दे रखा है 55 डेज, W हमें दे रखा है 18 डेज, F दे रखा है 22 डेज, D दे रखा है 45 डेज और C दे रखा है 60 डेज। इक्वल्स टू 55 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 60 इक्वल्स टू 80 डेज। ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर, एक साल में कितनी साइकिल होगी? एक साल में 360 डेज और एक साइकिल को पूरा होने में लगता है 80 डेज। तो 360 डिवाइडेड बाय 80, 4.5 साइकिल, 4.5 साइकिल होगी एक साल में। पॉइंट नंबर C, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, टोटल कैश एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 21 लाख, उसमें से माइनस करेंगे 2,10,000 जो कि डेप्रीसिएशन है। तो टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम होंगे 18,90,000। 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज मल्टीप्लाई बाय 80 डेज, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 80, 4,20,000। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से हमने वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट किया विच इज ₹4,20,000। ये हमारा पॉइंट नंबर C कंप्लीट हो गया। अब एक पॉइंट और है D। द कंपनी इज ए मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। Based on market research, it is planning to discontinue sales on credit and deliver product based on prepayment। मतलब हम क्रेडिट सेल्स अगर नहीं करें, क्योंकि हम मार्केट के लीडर है, हमें उधार बेचने की जरूरत ही नहीं है, हम कैश में बेचेंगे तो भी उन डेट मतलब खरीदना ही पड़ेगा गुड्स। तो अगर डिसकंटिन्यू कर दें क्रेडिट सेल करना, तो ये जो D है ये जीरो हो जाएगा। जो आपका डेटर कलेक्शन पीरियड है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब हम डेटर ही नहीं हुए, क्योंकि हम कैश में सेल कर रहे हैं। thereby इट कैन रिड्यूस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कम हो जाएगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू सच डिसीजन? इससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी कम हो जाएगी?
तो अभी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 4,20,000। अगर क्रेडिट सेल डिसकंटिन्यू कर दें तो हमारा जो डेटर कलेक्शन पीरियड है 45 डेज, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, रिवाइज्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू 80 माइनस 45। अभी 80 डेज है, डी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो जो अभी डेटर कलेक्शन पीरियड 45 डेज है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारी अब जो रिवाइज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो हो जाएगा 35 डेज। रिक्वायरमेंट रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कैश एक्सपेंसेस कितने हैं पर एनम, इट इज 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 35। 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 35। हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगी 183,750 और पहले कितनी थी 4,20,000। तो डिक्रीज इन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कितनी डिक्रीज हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू अभी है 4,20,000, 183,750 रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मतलब 183,750 नई रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो 420 पहले थी, अब 183,750, तो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी 2,36,250, इतनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नवंबर 2011 के अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 इज गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक तीनों का दे रखा है, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखी है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, और ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स दे रखी है, और ब्रैकेट में दे रखा है क्रेडिट में, मतलब पूरी क्रेडिट पे ही है। क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। ये सेल्स के आगे जो क्रेडिट नहीं भी लिखा होता ना, और क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ नहीं होता, तो भी हम इस पूरी सेल्स को क्रेडिट एज्यूम कर लेते। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 150 ओपनिंग डेटर, 2 लाख क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर 2 लाख ओपनिंग, 240 क्लोजिंग। You are required to ascertain the working capital requirement by operating cycle method. Assume 360 days in a year. चलिए सबसे पहले तो अब हमें यहां पर बनाना पड़ेगा कॉस्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितना इजी था, सब कुछ दिया हुआ था, कुछ वर्किंग नोट नहीं बनाने पड़े। कॉस्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हमें दे रखा है 180, प्लस परचेज हमें दे रखा है 11 लाख,
माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल का आपको दे रखा है 2 लाख, इट इज 10,80,000. 10,80,000 is raw material consumed. इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेज. डायरेक्ट वेजेज आपको दे रखी है 3 लाख. इसमें ऐड करेंगे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस. प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यहां दे रखे हैं आपको 2 लाख. इन तीनों की अगर टोटल की जाए तो ये आता है 15,80,000. 15,80,000. इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस. करेक्ट. ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है आपको यहां पर 60,000. क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 1 लाख. 60,000 ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस. इसका रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,80,000 में से मैं प्लस करेंगे 60,000 और माइनस करेंगे 1 लाख. इट इज 15,40,000. 15,40,000 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दिया हुआ है 260. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दे रखा है 2,60,000 और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दे रखा है 3 लाख. तो ये हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,40,000 में ऐड करेंगे 260 और माइनस करेंगे 3 लाख. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 15 लाख. हम इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं 175. सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 75,000. 1,75,000 आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, 75,000 आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए. तो इससे हमें मिलेगी टोटल कॉस्ट. अच्छा, इसमें कहीं भी डेप्रीसिएशन है ही नहीं. डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब है ही नहीं. फिर हम सेल्स लिखेंगे और इससे हमें मिलेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. 15 लाख प्लस 175 प्लस 75,000 17,50,000 की टोटल कॉस्ट हो गई. सेल्स आपको दे रखी है यहाँ 20 लाख, तो 2,50,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया. नेट प्रॉफिट 2,50,000. करेक्ट. ये हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट मतलब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है? हमें दूसरे स्टेप में ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करना है. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में RWFDC ये कैलकुलेट करने हैं सारे. ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पर आपको जैसे पहले क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया हुआ था RWFDC, अब आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ लिख लेते हैं डेज. ठीक, R
आर का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 360, यहां दे रखा है 360। रॉ मटेरियल का एवरेज, ओपनिंग स्टॉक 180 है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है, दोनों का एवरेज करेंगे तो हो जाएगा 1,90,000। 1,90,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने कैलकुलेट किया था, इट इज 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360, इससे हमें मिलेगा आर 1,90,000 डिवाइडेड बाय 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 360, इट इज 63.33 डेज, 63.33। देन हम कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का आपको दे रखा है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख, इन दोनों का एवरेज करेंगे तो हो जाएगा 80,000। 80,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कॉस्ट स्टेटमेंट में कैलकुलेट की 15,40,000 मल्टीप्लाई बाय 360, 80,000 डिवाइडेड बाय 15,40,000 multiply by 360, it is 18.70 days। फिर कैलकुलेट करते हैं फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड, F इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 360। फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2,60,000, क्लोजिंग दे रखा है 3 लाख, एवरेज हो गया 2,80,000। एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स इज 2,80,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख, कॉस्ट स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 67.20 डेज, 67.20 डेज। नाउ डी, डेटर कलेक्शन पीरियड, डी का फॉर्मूला है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। डेटर का एवरेज, ओपनिंग डेटर हमें दे रखे हैं 150, क्लोजिंग दे रखे हैं 2 लाख, एवरेज हो गए 175 डिवाइडेड बाय 20 लाख, 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, $31.5 डेज, एग्जैक्ट 31.5 डेज। यहां पर हम कर लेते हैं RWFD की टोटल, 31.5 प्लस 67.2 प्लस 18.7 प्लस 63.33, इट इज 180.73, 180.73। इसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड,
एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 360। अच्छा, एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 2 लाख, क्लोजिंग दे रखे हैं 240, दोनों का एवरेज हो गया 220। 220 डिवाइडेड बाय 11 लाख, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। 220 डिवाइडेड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, 72 डेज। 72 डेज हो गया क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड। ये माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड। इट इज 108.73 days operating cycle period, and then we can calculate working capital requirement. Working capital requirement equals to total cash expenses per annum divided by 360 multiply by operating cycle period. Total cash expenses 17,50,000, 17,50,000 में डिवाइड करेंगे 360 का और मल्टीप्लाई करेंगे 108.73 का, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। 17,50,000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 108.73, इट इज 5,28,549। इट इज आंसर करेक्ट। तो पहला स्टेप लेना पड़ा, दूसरा स्टेप सारे ही इसमें तो करना ही पड़ेगा। आप इसको कंप्लीट, अगर आपकी कुछ पेंडिंग है तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था सितंबर 24 अटेम्प्ट में। सितंबर 24 अटेम्प्ट में ये एग्जाम में आया था। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एसके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे रखी है, एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स का भी दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस की टोटल दे रखी है। देखिए ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जैसे आपने कॉस्ट स्टेटमेंट का अगर फॉर्मेट देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को एडजस्ट करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मतलब आपको डी डायरेक्टली दे रखा है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड आर डायरेक्टली दे रखा है, और क्रेडिटर पेमेंट पीरियड सी डायरेक्टली दे रखा है। आर दे रखा है, डी दे रखा है, सी दे रखा है, एफ और डब्ल्यू नहीं दे रखे तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एफ के लिए
फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक फिनिश गुड्स दे रखा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। फिर W के लिए क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक WIP दे रखा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी दे रखा है। तो F और D निकाल देंगे, फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। You are required to calculate the working capital requirement by operating cycle method. Assume a year equals to 360 days. तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, F और D को कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, F इक्वल्स टू एवरेज, F और W को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। D तो दे रखा है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स divided by cost of goods sold multiply by 360। एवरेज स्टॉक आपको दे रखा है फिनिश गुड्स का 243,500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,61,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 243,500 divided by 14,61,000 multiply by 360 equals to 60 days। फिर हम कैलकुलेट करते हैं W equals to एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 94,600, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,48,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 94,600 डिवाइडेड बाय 15,48,000 multiply by 360, 22 days। It is WIP holding period। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड हमें दे रखा है 65, W हमने कैलकुलेट किया 22 प्लस फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड आपको दे रखा है 60 डेज, डेटर कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है 36 डेज 36, और क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड दे रखा है 63 डेज। तो हम इससे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। 65 प्लस 22 प्लस 60 प्लस 36 माइनस 63, 120 डेज इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कैश एक्सपेंसेस पर एनम। टोटल कैश कॉस्ट पर एनम, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, मगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल कॉस्ट तो नहीं होता। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस तो मुझे मिल जाएगी टोटल कैश कॉस्ट पर एनम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 14,61,000, 14,61,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट दे रखा है 4,14,000। ठीक है, तो 4,14,000 को इसमें ऐड कर देते तो मेरी टोटल कैश कॉस्ट आ गई पर एनम 14,61,000 प्लस 4,14,000, इट इज 18,75,000। ये मेरी टोटल कैश कॉस्ट हो गई पर एनम। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव आप समझ गए ना। देखो आपने जहां पर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया था, जहां फॉर्मेट बनाया वहां देखिए आप, जहां आपने कॉस्ट स्टेटमेंट का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वहां अगर आप देखोगे
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ आती है, देखो यहाँ आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस की टोटल दे रखी है, तो हमने उसमें ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। तो ये हो गया आपका टोटल कैश कॉस्ट पर एनम, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड भी हो गई, एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्वल्स टू टोटल कैश कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। टोटल कैश कॉस्ट पर एनम है 18,75,000 डिवाइडेड बाय 360 और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 120 डेज इक्वल्स टू 6,25,000। 6,25,000 इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। आप जो जो पेंडिंग है इसको पूरा कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। जो हमारा पहला मेथड था वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वो जो सेकंड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।